कंजूस सास का मिठाई व्यापार। अरे नंदू, ओ नंदू, कहाँ मर गया है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आके देख, कितने सारे कस्टमर यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं। हाँ दीदी, क्या हुआ? आ तो रहा हूँ। जब देखो नंदू 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 करके चिल्लाती रहती हो। अरे थोड़ा सांस भी ले लिया करो। क्या कहा तू? मुझसे जुबान जोड़ी कर रहा है? रोक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जल्दी से मेरे कस्टमर को मिठाइयाँ दे दे, नहीं तो तेरी वो हाल करूँगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब देखो बुढ़िया हल्ला गुल्ला करती रहती है। इसकी जुबान तो कभी चुप होती ही नहीं। पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है कंजूस। नंदू जल्दी जल्दी सभी कस्टमर को मिठाई देने लगता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और कलावती अपनी दुकान को रात के समय बंद करके अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बहू शिल्पा ने रात का खाना बनाकर तैयार रखा होता है। तभी कलावती घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे शिल्पा, ओ शिल्पा, जल्दी से दरवाजा खोल, देख मैं आ गई हूँ। शिल्पा तुरंत दरवाजा खोलने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अपनी सास कलावती से कहती है, आइए माँ जी, अंदर आइए, मैं आपके हाथ पैर धुलवा देती हूँ। शिल्पा अपनी सास कलावती के हाथ मुंह धुलवा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास कलावती और अपने पति योगेश को खाने की टेबल पर खाना परोस देती है। खाना खाते खाते योगेश अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। अब दुकान के लिए किसी वफादार और समझदार इंसान को ढूंढ लो। अरे कैसे ढूंढ लूं? तुझे पता भी है आजकल के लोगों की सैलरी कितनी महंगी रही है। अरे कोई भी 10-15 हजार से नीचे लेता ही नहीं है। भला इतने पैसे मैं किसी को क्यों दूं? इससे अच्छा है कि मैं खुद की दुकान खुद ही संभाल लूं। अरे माँ, जरा अपनी हालत तो देखो। काम करने लायक नहीं बची हो अब तुम। अगर और इस तरह काम करती रहोगी तो आपकी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देंगी। तभी खाना खाते खाते कलावती की नजर उसकी बहू शिल्पा के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद कलावती योगेश से कहती है, अरे ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा? जब हमारे घर में ही वफादार के साथ साथ समझदार इंसान है तो मैं क्यों किसी और को ढूंढूं? अरे माँ, अब आप किसकी बात कर रही हो? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी बहू की बात कर रही हूँ। जब इतनी समझदार पढ़ी लिखी बहू मेरे घर में है तो मुझे चिंता करने की क्या बात है? और फिर बाहर जो मैं सैलरी किसी को दूंगी वो भी बचेगी। और फिर तू तो जानता ही है, मेरे मरने के बाद तो ये सब तुम्हें ही संभालना है। कह तो आप सही रही हो। अगर शिल्पा आपके साथ दुकान पर काम करेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। क्यों शिल्पा, सही कहा ना मैंने? जैसा आप दोनों को ठीक लगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मुझे माँ जी की मदद करवाने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर कल से दुकान पर मेरे साथ चलना और काम सीख लेना। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कलावती शिल्पा को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाती है। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे कहाँ है तू? जब देखो ये लड़का यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। अरे कुछ तो शर्म कर, फ्री फोकट के पैसे उठा रहा है। कलावती की आवाज सुनते ही नंदू घबराते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे इतना घबराए हुए देख कलावती उससे पूछती है, अरे क्या हो गया तुझे? जरा अपनी शक्ल पर तो देख, पूरे 12 बजे है 12। अब क्या बताएं दीदी जी, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अरे कैसी मिस्टेक हो गई, जरा मुझे भी बता। दरअसल हम मिठाइयाँ बना रहे थे, लेकिन चीनी में बहुत सारी लाल चींटियाँ लग गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। गलती से सारी चीनी मैंने मिठाई में डाल दी। अगर इस तरह की मिठाई कोई खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुझे इतने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से मिठाइयाँ तैयार करो और दुकान में लगाओ। हमें मिठाइयाँ बेचने से मतलब है। लेकिन माँ जी, अगर इस तरह हम किसी को नुकसान पहुँचाकर अपनी दुकान को चलाएंगे तो हमारी दुकान के लिए अच्छा नहीं है। ओहो, देखो तो सही, महारानी को आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है और अभी से अपनी चला रही है। अरे जा नंदू, अपनी भौजाई को ले जा और इसे काम बता दे। नंदू शिल्पा को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद नंदू उसे काम बताने लगता है। तभी नंदू शिल्पा से कहता है, अरे भौजाई, दादी की बात का बुरा नहीं मानो। वो शुरू से ही ऐसी कंजूस से भी कंजूस हैं। अगर एक मिठाई नीचे गिर भी जाएगी तो वो उसे उठाकर लोगों को बेच देंगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो लोगों को बहुत नुकसान होगा।
अरे क्या बताएं, बहुत हो गया भौजाई, कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है। आप भी इसी तरह काम करते रहो। शिल्पा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद शिल्पा साफ सफाई से मिठाइयाँ बनाने लगती है। एक दिन शिल्पा अपने मन ही मन सोचती है, ऐसा मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी सास को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सासू माँ को उनके किए पर पछतावा भी हो और वो आज के बाद कभी किसी चीज में कंजूसी ना करें। शिल्पा थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। कभी मिठाइयों में चीनी कम होती तो कभी मिठाइयों में मावा कम होता है। ऐसे ही लोग उनकी दुकान से ना चाहते हुए भी मिठाई लेकर चले जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में कलावती की मिठाई की दुकान के अलावा और कोई मिठाई की दुकान थी ही नहीं। एक दिन शिल्पा रात के समय अपनी सास और अपने पति को खाने की टेबल पर कहती है, मुझे आप दोनों को एक खुशखबरी की बात सुनानी है। अच्छा, तुम्हारे पास खुशखबरी भी है? तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से हमें खुशखबरी दो। दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह बहू, तूने तो मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया। अरे जा जल्दी जा बहू, मिठाई लेकर आ और मेरे बेटे योगेश का मुंह मीठा कर। इतनी अच्छी खुशखबरी है, इसके लिए तो मुंह मीठा करना बनता ही है। शिल्पा तुरंत मिठाई लेकर आती है, जिसके बाद कलावती और योगेश दोनों मिलकर मिठाई खा लेते हैं। कुछ ही देर बाद कलावती के पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत खाने की टेबल से उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। देखते ही देखते कलावती के कई सारे चक्कर लग जाते हैं और उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट तो बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। ऊपर वाले थोड़ा सा रहम कर मेरी बूढ़ी हड्डियों पे। तभी शिल्पा कलावती के पास आती है और उसे दवाई देते हुए कहती है, अरे माँ जी परेशान मत होइए, ये लीजिए दवाई, इसे खा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे ये आप ही की दुकान की मिठाइयाँ हैं, अगर आपका ये हाल हुआ है तो गांव वालों का क्या हाल होता होगा ऐसी मिठाई खाकर। कलावती तुरंत दवाई खा लेती है। दवाई खाने के कुछ ही देर बाद देखते ही देखते उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, जिसके बाद कलावती शिल्पा से कहती है, अरे बहू, ये सब क्या था? जब तू जानती थी कि मिठाई खराब है तो तूने मुझे खाने को क्यों दी? अरे माँ जी, मैं तो आपको एहसास दिलाना चाहती थी, ये तो आपकी मिठाइयों की करनी है। याद है आपको जब नंदू ने गलती से चींटियों वाली चीनी मिठाइयों में डाल दी थी? आप जानती भी हो उन मिठाइयों की वजह से कितने मासूम और कितने ही लोगों की तबीयत खराब हुई। उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, केवल आपकी कंजूसी की वजह से। अरे बहू, ये क्या कह रही है? माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जरा आप ये सोचो कि जो दिक्कत अभी आपको हुई है, जब लोगों को होती होगी तो वो लोग कितना परेशान होते होंगे। ऊपर से वो लोग बेचारे गरीब भी होते हैं। अगर इतनी लापरवाही से मिठाई बनवाओगी तो कोई अपनी जान भी गंवा सकता है। इसीलिए आज से कंजूसी करना छोड़ दो। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे आज अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। अगले दिन से कलावती मिठाइयों के अंदर मावा भी और चीनी भी बराबर डलवाती है और अच्छे साफ तरीके से मिठाइयों को बनवाती है, ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी जिंदगी में ये सबक बहुत देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते न तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था, जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज नीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने?
रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूँगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये। ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है।
कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं, शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की जो कि कानूनन जुर्म है, इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है। जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। प्रीतम दिव्या से शादी करके जब घर आता है तो उसकी माँ सरस्वती ये देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, प्रीतम, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी इजाजत के बगैर तूने एक लड़की से शादी कर ली, क्यों? क्या मैं तेरे लिए अब कुछ भी नहीं हूँ? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में मैंने मंदिर में शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू है। प्रणाम माँ जी, दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती हूँ। प्रीतम, ये क्या है? मैं इस लड़की के जात, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं जानती, कैसे इसे अपनी बहू मान लूं? माँ, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं दिव्या से शादी कर चुका हूँ, आपको इसे अपनाना ही होगा। मैं इसे किसी भी सूरत में अपनी बहू हरगिज नहीं मानती। तूने मेरे बेटे से शादी करके मुझसे पंगा लिया है, अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। माँ जी, एक मौका तो दीजिए। गुस्से में सरस्वती अपने कमरे में चली जाती है। आगे क्या होगा? क्या सरस्वती दिव्या को कभी अपना पाएगी, या सरस्वती ऐसा कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगी? और क्या इन सब के बाद दिव्या अपने सास का दिल जीत पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। सरस्वती अब तक दिव्या से कुछ नहीं बोलती है। तभी वो खाना लेकर आती है। माँ जी, एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मैं आपके लायक बहू बनकर दिखाऊंगी। 2 दिन हो गए, आपने मुझसे कुछ भी बात नहीं की। प्लीज खाना खा लीजिए, खाने का टाइम हो गया है। प्लीज माँ जी, खा लीजिए। ठीक है, रख दे खाना, अब मैं खा लूंगी। दिव्या खाना रख देती है और सरस्वती खाना खाने लगती है और अपने मन में कहती है, खाना तो इसने अच्छा बनाया है, पर मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ। अरे ये क्या है? कैसा खाना बनाया तूने? नमक भी नहीं है बिल्कुल भी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नमक ले आती हूँ। रहने दे, मुझे तेरे हाथ से खाना ही नहीं खाना, और मैं नमक को खाने में ऊपर से डालकर खाने वालों में से नहीं हूँ। तू मेरी परफेक्ट बहू कभी नहीं बन सकती। माँ जी सुनिए तो। माँ जी, मैं माँ जी का दिल जीत के ही रहूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी। सरस्वती की चालाकी की वजह से दिव्या को ऐसा लगता है कि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया। कुछ देर बाद सरस्वती भारी सी गेहूं की बोरी घसीटकर उसके सामने लाकर कहती है, बहू, आटा खत्म होने वाला है, तो तू ये जितने भी गेहूं है इसे आज ही बीन कर धोकर धूप में सुखा दे, कल पिसवाना है। पर माँ जी, ये तो बहुत सारा है, मैं इसे आज ही कैसे बीन पाऊंगी? और मुझे कपड़े भी धोने थे, घर के काम के साथ ये आज नहीं हो पाएगा। बस बहाने बनवा लो, जरा सा काम क्या दे दो। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये सारा काम आज करके देगी, चाहे जैसे भी, पर समझ ले ये तेरी परीक्षा है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, अगर ये मेरी परीक्षा है तो। कर ले जितना चाहे मर्जी, तू परीक्षा दे ले, पर इस परीक्षा में तू सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अपनी चालाकी से तुझे इतने सारे गेहूं में कंकड़ पत्थर डालकर दिए हैं कि तू उसे आज साफ कर ही नहीं पाएगी, और बदले में पूरे घर का काम भी करेगी।
अब आएगा मजा। शादी के कुछ दिनों बाद ही सरस्वती उसे अपनी चालाकियों के कारण टॉर्चर करने लगती है। बेचारी दिव्या छत पर बैठकर धूप में सारे गेहूं बीनने लगती है। बारीकी से छानकर उन्हें साफ करती है। बाप रे बाप, धूप से सारा बदन जल रहा है, पर मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी हिल नहीं सकती। मुझे ये गेहूं शाम तक हर हालत में साफ करने हैं, और रसोई में बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। गेहूं को साफ करते करते दिव्या की हालत बुरी हो जाती है। फिर उसे पानी में साफ करके छत पर सुखा देती है। शाम के 6 बज जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी बर्तन को धोकर कपड़े धोती है और शाम का दिया जलाती है। अरे बहू, तूने गेहूं साफ किए या नहीं किए? और शाम का दीपक कौन जलाएगा? माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। मैंने पूजा कर ली और गेहूं भी साफ कर दिया और घर का बाकी काम भी कर दिया। अरे बाप रे बाप, 2 दिन साफ होने वाले गेहूं इसने आज कैसे साफ कर दिए? और घर का काम भी कर लिया, बिना कहे पूजा भी कर ली। लगता है इससे भी ज्यादा मुझे कोई मुश्किल काम देना होगा। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? लीजिए प्रसाद। हाँ दो। अच्छा, तुमने सारा काम कर लिया? खाना बनाकर बहू बेटे सो जाते हैं, पर सरस्वती अपने कमरे में जागते हुए चक्कर लगा रही थी। अरे क्या करूं जिससे उस दिव्या को सबक सिखा सकूं? आइडिया, अपने बेटे का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाऊंगी और अपने बेटे के आगे गलत साबित करूंगी। ये सोचने के बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। अगली शाम वो अपनी बहू के सामने खांसते छींकते हुए आकर कहती है, बहू, आज अरे बाप रे बाप, मेरी तो नाक गला बंद हो गई खांसी जुकाम के चलते। तो माँ जी, आप काढ़ा पी लीजिए ना, उसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसे पीकर और छींक आती है मुझे, फिर सर दर्द बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ बहू, जा तू चाय बनाकर दे दे। ठीक है माँ जी। ये कहकर दिव्या उसे चाय बनाकर दे देती है। कुछ देर बाद प्रीतम ऑफिस से आ जाता है। उसके आते ही सरस्वती छींकने खांसने की और एक्टिंग करने लगती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, दिव्या से काढ़ा बनवा लेते। आज बेटा, बोला था मैंने उसे, लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ता है कि उसकी सास को क्या हो रहा है। एक चाय बनाकर दे दिया मुझे। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ रहा? अभी बुलाता हूँ मैं। दिव्या, 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 जल्दी इधर आओ। अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ? तुमने माँ को काढ़ा बनाकर क्यों नहीं दिया? देखना उनकी तबीयत कितनी खराब है, सिर्फ चाय पीकर वो कैसे ठीक होंगी? प्रीतम जी, मैंने माँ जी को बोला था, पर उन्होंने मना कर दिया था। बेटा, ये झूठ बोल रही है। मैंने इससे बोला था, पर इसने ही मना कर दिया। जब से मैं कितना परेशान हूँ, तू तो जानता है काढ़ा पीकर कितनी जल्दी ठीक हो जाती हूँ। यही फर्क है लव मैरिज की शादी में, बहू सास को पूछती नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिव्या, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रीतम जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने माँ जी से पूछा था, उन्होंने मना किया मुझे। ये कहकर वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। सबके जाने के बाद अंगूर खाते हुए सरस्वती कहती है, अरे वाह, मेरा आइडिया काम कर गया और दोनों के बीच फूट भी पड़ गई। बड़ा सुकून मिला उसकी आंखों में आंसू देखकर। 3 दिन बीत जाते हैं। प्रीतम और दिव्या के बीच कुछ ठीक नहीं होता। वहीं सरस्वती परेशान करने के लिए उसे बहुत सारी सूखी लाल मिर्च लाकर कहती है, बहू, जरा इसे पीस दे। ये ले, मसाले में कूट दियो अच्छे से। मसाले में क्यों माँ जी? मिक्सी ग्राइंडर में पीस देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। जितना बोल रही हूँ उतना कर। सरस्वती की बात सुनकर वो धान में लाल मिर्च कूटने लगती है, जिससे उसे बहुत खांसी और छींक आती है। हाचू, मिर्ची कूटने की बस मेरी नाक में आ रही है। मिर्च सारी कूटकर वो हाथ धोने जाती है। इतने में सरस्वती कहती है, अरे बहू, जल्दी आ मेरे पास, मेरा सर फट रहा है, जल्दी मालिश कर दे। माँ जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बोला ना, तू कहीं नहीं जाएगी। मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दबा। जी माँ जी, मिर्ची के हाथों से ही मुझे अब सर दबाना पड़ेगा। ये कहते ही वो सरस्वती का सिर दबाने लगती है। कुछ देर बाद ही सरस्वती के माथे पर जलन होने लगती है और वो चिल्लाती है, मार डाला। अरे मोरी मैया, मेरे तो बहुत जलन मच रही है कृष्ण कन्हैया। अरे बहू, तू मुझे मारना चाहती है ना? मिर्च के हाथों से तूने मेरे सिर की जानबूझकर मालिश की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हाथ धोने जा रही थी, पर आपने जाने नहीं दिया मुझे। आप रुकिए, मैं बर्फ लाती हूँ। तभी दिव्या हाथ धोकर बर्फ लाकर अपनी माँ जी के जलन वाली जगह पर लगाती है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जलन कम हो जाएगी। बहू, मुझे माफ कर दे। तू जब से घर में आई है, तब से मैंने तेरे साथ बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम दोनों के बीच फूट डलवा दी। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए शायद आपने ऐसा किया।
हाँ बहू, पर सच कहूँ तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है। मैंने तुझे अपना लिया। सच्ची माँ जी? तभी प्रीतम उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ मत कहो माँ, मैंने सब सुन लिया। आपको अपनी गलती का पछतावा है और आपने दिव्या को अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अंत भला तो सब भला। इस तरह सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। पीरियड्स पैड बनाने वाली सास बहू। पूर्वा ने हाल ही में अपनी गांव की एक लड़की को पीरियड से ग्रस्त परेशान होते हुए देखा, तो वो इसका सुझाव निकालना चाहती थी, क्योंकि वो शहर की पढ़ी लिखी गांव की बहू बनने का फैसला करती है और गांव के हालात देखकर भी गांव में रहने का फैसला करती है और अपनी सास सरोज से कहती है, माँ जी, मैं आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। आप मान क्यों नहीं जाती हैं कि हमें इस गांव की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए? आपको पता है, मानसिक धर्म से बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि कोई औरत अपने आप को साफ सुथरा ना रखे, उससे बचने के लिए अब रुई के पैड्स आ गए हैं। देख बहू, मैं तेरी इन सब बातों से कुछ कुछ सहमत हूँ, पर जब ये सब नहीं था तब क्या औरतें रहती नहीं थी क्या? फिर अब ये अंग्रेजी चीज क्यों बनानी? और तू देवी मैया बनकर इस गांव का उद्धार क्यों करना चाहती है? उसके बिना भी लोग रह रहे हैं ना। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है कि औरतों को इससे खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। कैंसर की तरह जमाना बदल रहा है। आखिर औरतें कब तक वही कपड़ा बार बार धोकर यूज करेंगी? आप हाँ करेंगी तभी मैं औरतों के लिए पैड्स बना पाऊंगी। उसके बाद बस हमें लोगों को जागरूक करना है। अगर माँ जी आप ही मेरा साथ नहीं देंगी तो गाँव के लोगों का सामना कैसे करूंगी मैं? अरे सास बहू में कौन सा महायुद्ध जुड़ा हुआ है? विवेक जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस माँ जी से बात कर रही थी। आप भी तो मेरे साथ शहर में रहे हैं, आप तो सारी परिस्थिति जानते हैं ना, लड़कियों को कितना सामना करना पड़ता है इन चीजों का। हाँ माँ, पूर्वा सही कह रही है। अब तू तो इसका पति है, बोलेगा ही बोलेगा। नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने 15-16 साल की लड़कियों को परेशान होते हुए देखा है। पता है माँ, लड़कियाँ ठीक से काम नहीं कर पाती, उनका ध्यान सिर्फ एक ही जगह रहता है और कपड़े खराब होने पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बस बहुत हुआ, एक पागल कम थी कि अब तू भी ऐसे ही बोल रहा है। अरे बाहर वाले लोग मुझे क्या बोलेंगे, उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। अगर बहू तूने अब मुझसे कुछ बोला तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। क्या सरोज बहू बेटे की बात से सहमत हो पाएगी या अपने गुस्से में सरोज पूर्वा को घर से बाहर निकाल देगी? क्या इन सब के बाद सास बहू एकजुट होकर गांव की औरतों के लिए पीरियड्स रोकने का पैड बना पाएंगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 दिन बाद सरोज पूर्वा से बात करने के लिए उसके कमरे में आती है और कहती है, बहू, मैंने तेरी बात को बहुत सोचा, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। बता मुझे क्या करना होगा? सच माँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर आपका विचार कैसे बदला? वह हुआ यूं कि जब मैं बाजार गई तो एक लड़की के कपड़े पर दाग लगा था। उस लड़की को पता भी नहीं चला और जब मैंने उसका पीछा किया, जो तूने कहा वही हुआ। उसे कमरे में बंद कर दिया गया, हर चीज की पाबंदी लगा दी गई। काव्या, अब तू इसी कमरे में रहेगी और यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अचार की चीजों को नहीं छुएगी और इस कपड़े को बार बार धोकर प्रयोग कर। पर माँ, ये तो गंदा हो जाता है, इसे बार बार क्यों साफ करना? और ये मासिक धर्म क्या होता है? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, ये तुझे अब हर महीने होगा, तो ध्यान रख तेरे साथ अब यही होगा और सावधानी तुझे ही बरतनी है। सुलेखा अपनी बेटी काव्या को 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर देती है। तभी रोते हुए काव्या कहती है, अरे माँ, आप इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ तो बताओ मुझे, ऐसे बंद मत करो। मैं इतने दिन नहीं रह पाऊंगी अंदर, मुझे बाहर आना है, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मुझे आपके पास आना है। तब मेरी आंखें खुली बहू, मुझे एहसास हुआ कि तेरी बातों में दम है। काफी लोग, काफी बच्चे मासिक धर्म के बारे में नहीं जानते, ना उनकी माँ उन्हें कुछ बताती है। अगर हम सास बहू मिलकर पूरे गांव को इस बात के लिए जागरूक करें और पैड प्रयोग करने के लिए भी मनाएं, तो गांव की महिलाओं का जीवन आसान हो जाएगा। शुक्रिया माँ जी, मेरा साथ देने के लिए। अब बस आपको मेरे साथ वो पैड तैयार करवाने हैं। जब वह बन जाएगा तो उसे लेकर हम हर घर जाएंगे। ठीक है बहू। अगले दिन ही सास बहू बहुत सारी रुई के साथ नरम पैड को हाथ से बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी पूर्वा कहती है, अरे माँ जी, मैं तो हाथ से बनाने में सफल हो गई। हम दोनों की मेहनत रंग लाई। चलिए गांव के लिए निकलते हैं। हमने इतने सारे तो तैयार कर लिए हैं कि सबको बांटे। चल बहू।
ये कहते ही सास बहू निकल जाती हैं और गांव में जाकर पूर्वा कहती है, सभी महिलाओं और लड़कियों से निवेदन है, कृपया मेरी बात गौर से सुनें। ये आपके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मासिक धर्म में इस पैड को अपनाएं और अपना जीवन सरल करें। इसे आपको बार बार कपड़े की तरह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप सूख जाता है। बाद में आप कागज में लपेटकर फेंक दीजिए ताकि कोई और इसके संपर्क में आकर संक्रमित ना हो। अरे बेटा, जरा इधर आओ। क्या तुम 17 साल की हो? हाँ आंटी। क्या तुम्हें मासिक धर्म के बारे में पता है, जिसे पीरियड्स भी बोलते हैं? ठीक से जानकारी तो नहीं है आंटी, पर ये पता है कि हर महीने होते हैं। क्या इन दिनों तुम्हें कोई कठिनाई होती है? मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। जिस किसी को भी इस चीज की दिक्कत है वो इस कॉटन के पैड को यूज कर सकता है। इसे बार बार बदलने की झंझट नहीं होगी। ये 7 घंटे तक चलता है। और बेटा, आप सब भी सुन लीजिए, ये पीरियड्स 12 से 15 साल के बाद हर लड़की को होने लगता है। ये एक प्रक्रिया है जिससे हर स्त्री गुजरती है। अरे ये क्या आजकल के चोचले चला दिए हैं? और क्यों मेरी बेटी को भड़का रही हो? ये शहर की चीज तुम यहाँ मत बेचो। हम पर इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी को ये दिला सकें। हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं, बस ये जीवन की सुरक्षा के लिए ही है। और ज्यादा पैसों का भी नहीं है, मात्र 2 रुपए का एक है। माँ, मुझे आंटी की बात अच्छी लग रही है, आप इनसे ये ले लो। ए चुप कर, कुछ भी बोलेंगे और हम ले लेंगे। हम तो पहले का ही तरीका अपनाएंगे। देखिए, अब नया जमाना आ गया तो सोच भी बदलनी होगी। अरे का सोच लगा रखा है, हम ऐसे ही खुश हैं। अपनी लड़कियों को संभालना जानते हैं, तुम ज्यादा मत बनो। और सरोज, तुम भी अपनी बहू को सर पर चढ़ा रही हो। नहीं, जमाने के साथ बदल रही हूँ। एक बात बताओ, अगर तुम्हें नए गैस सिलेंडर दिया जाए तो क्या तब भी तुम चूल्हे पर खाना बनाना चाहोगी? तुम्हें आसान सुविधा आज मिल रही है तो तुम कल का बोझ लिए क्यों चल रही हो? आगे बढ़ो। अरे जब हमारे गांव की औरतें मान नहीं रही हैं तो तुम काहे उनका दिमाग फिरा रही हो इन सब बातों में? हम अपनी बेटियों की सुरक्षा करना चाहते हैं। क्या आज तक कोई मरा है ऐसी परिस्थिति में? देखो, तुम स्त्रियों के संघर्ष और उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार इसे अपना कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी प्रयोग करती हूँ इसका, मेरी बात को समझिए। अरे सब अपने अपने घर में चलो, ये तो बोलते ही रहेंगी। सास बहू नहीं मानती। वो पूरे गांव में जगह जगह जाती हैं और पैड्स के बारे में बताती हैं, पर कोई भी राजी नहीं होता। हफ्ता हो जाता है, सास बहू की कोशिश यूं ही जारी रहती है और एक दिन सुलेखा बहुत रोती है। अरे कोई तो देखो, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? कुछ बोल नहीं रही है वो। आंटी, क्या हुआ आपके बच्चे को? आप रो क्यों रहे हैं? सब बताइए। मैंने अपनी बच्ची से बात करी थी और अब कुछ हरकत नहीं कर रही है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताती है कि काव्या की मौत पीरियड्स के संक्रमित कपड़े की वजह से हुई है और ऐसा उसने 3-4 बार मासिक धर्म में किया। तभी पूर्वा कहती है, डॉक्टर, संक्रमित होने की वजह से उसे परेशानी हुई और वह चल बसी। हाँ, शायद उसने पैड यूज नहीं किया था। आजकल कपड़ा कोई यूज नहीं करता। बाकी के गांव में भी अब पैड को ही यूज किया जाता है। देख लिया गांव वालों, आप सबकी बातों का नतीजा। अगर हमारे गांव में ये चीज पहले ही आ जाती तो आज काव्या के साथ ऐसा नहीं होता, वो हमारे बीच होती। अभी भी मौका है, आप सब पैड्स को अपना लीजिए और अपना जीवन स्वयं खुशहाल बनाइए। मिसेस पूर्वा सही कह रही हैं, आप सबको अब पैड्स को अपनाना चाहिए। हमें माफ कर दो पूर्वा, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे पैड दे दो। बहू, तेरी मेहनत रंग लाई। हाँ माँ जी। इसी के साथ गांव की हर स्त्री और लड़की पूर्वा से पैड लेने लग गई, जिसके बाद सास बहू ने मिलकर पीरियड्स वाले पैड्स बनाए और लोगों को बेचना शुरू कर दिए, जिससे सरोज और पूर्वा को एक नई पहचान भी मिली। नीरजा अपने 2 बच्चों चिंटू, गुड़िया और बीमार पति माधव के साथ मेहरौली गांव में रहती थी। उसका पति हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब माधव शरीर से भला चंगा था, मगर अंदरूनी बीमारी ने उसे इस कदर घेर लिया कि उसने बिछौना पकड़ लिया, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी नीरजा के कंधों पर पड़ गई। माँ दुर्गा, आज मेरे फसल की कटाई है, मुझ पर दया करना। नीरजा अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर आती है, जहाँ उसने भुट्टे की खेती की होती है। इस बार तो हमारे भुट्टे बाकी सालों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उगे हैं। भुट्टे की पैदावार अच्छी तो होनी ही थी चिंटू, क्योंकि माँ ने इस भुट्टे की फसल की सारी जमा पूंजी झोंककर खाद उर्वरक का छिड़काव किया था। इसी से फसल में इतना इजाफा हुआ है।
बच्चों, बड़ी ही सतर्कता से इन भुट्टों को इस ठाड़ से अलग करना होगा। तीनों भुट्टों को तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर तैयार करते हैं, जिसके बाद नीरजा उन्हें सिर पर लाद कर धीनू के घर लाती है। धीनू, मैं सारे भुट्टे ले आई हूँ, जल्दी से इनको तोलकर दाम दे दो। माफ करना नीरजा, मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? पिछले 5 सालों से मैं अपने खेत की फसल तुम्हें ही बेचती आ रही हूँ। ऐन मौके पर तुम मुकर कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रिज किशोर से मैंने तुमसे भी सस्ते दामों पर दानेदार भुट्टे खरीद लिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे भुट्टे नहीं चाहिए। वो निराश होकर उन भुट्टों को लेकर घर लौट आती है। इन भुट्टों को उगाने में मेरी भारी लागत लगी है। सोचा था आज इन्हें बेचकर घर में राशन पानी सब भर दूंगी। अब इन भुट्टों का क्या होगा? माँ, क्यों ना हम इन भुट्टों को पकाकर बेचें? इससे भुट्टे भी बिक जाएंगे और पैसे भी आएंगे। बच्चों के तरकीब से नीरजा को संतुष्टि मिल जाती है। अगले सवेरे नीरजा अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर भुट्टे और अंगीठी लेकर बाजार में एक बोरी पर बैठकर भुट्टे बेचने लगती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे आवाज लगाते हैं। बाढ़ की भुनी भुट्टे, ताजे दानेदार भुट्टे खा लो। भैया, चटकदार मसालेदार भुट्टे 10 रुपए जोड़ा। उनके लाख आवाज लगाने पर भी कोई भी उनके भुट्टे खरीदने नहीं आता। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ी भीड़ उनके भुट्टों के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है। अरे जरा जल्दी से 2 करारे नमक नींबू लगा के भुट्टे देना। हम भी आपका हाथ बटाते हैं माँ। भुट्टे बेचकर पहले दिन की कमाई से 2 दिन के बाद नीरजा के घर का चूल्हा जलता है। अब हर दिन के साथ उनके भुट्टे की मांग बढ़ती ही चली जा रही थी, जिससे नीरजा एक ठेला खरीद कर उसी पर भुट्टे रखकर बेचने लगी। एक रोज उसे भुट्टे की दुकान बढ़ाने में काफी देरी हो जाती है। घर लौटते वक्त उसे चौराहे पर एक बुढ़िया गिरी हुई दिखती है। मदद करो मेरी। कौन है आप? इतनी रात को इस चौराहे पर क्यों पड़ी हैं? आपके अपने कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, भाग्य की मारी दुखियारी हूँ। कई दिन की भूखी हूँ। कुछ खिला सकोगी तो ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देगा। नीरजा झट से बुढ़िया को भुट्टा खाने को देती है। बस तुम्हारे लाजवाब भुट्टे खाकर मेरा पेट भर गया। अचानक वो फटे हाल बुढ़िया एक शोभायमान देवी में बदलकर कहती है, नीरजा, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। माँ अन्नपूर्णा, इस अभागन के भुट्टे खाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी अन्नपूर्णा अपने शक्ति से एक जादुई अंगीठी प्रकट करके उसे थमा देती है। ये क्या है माँ अन्नपूर्णा? ये जादुई भुट्टा मशीन है। जब तुम इसके भीतर साधारण भुट्टे डालोगी तो इस जादुई मशीन से वो भुट्टे सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलेंगे। जादुई भुट्टा मशीन का रहस्य बताकर देवी नीरजा की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नीरजा उस जादुई भुट्टा मशीन को ठेले पर सवार करके घर लौट आती है। क्या सचमुच ये जादुई भुट्टा मशीन है? मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो झट से एक भुट्टे को उसके भीतर डालती है। तभी जादुई भुट्टा मशीन के चारों ओर एक लौ चमक उठती है और वो भुट्टा सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलता है, जिसे देख नीरजा की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये तो सचमुच का जादुई भुट्टा मशीन है, जिसके भीतर पल भर में ही डाला गया साधारण भुट्टा सोने का हो जाता है। इसके बाद नीरजा और भी कई भुट्टे जादुई मशीन के भीतर डालती, जो सोने के भुट्टे में तब्दील होकर बाहर आते। ये देख वो बहुत खुश होती है। सवेरा होते ही मैं इन भुट्टों को बेचकर सब ठीक कर लूंगी। सवेरे होते ही वो सोने के सभी भुट्टों को बोरी में भरकर सुनार से उनका सौदा करके पैसे लेकर घर आती है। इतने सारे पैसे? माँ, ये पैसे कहाँ से आए? जानना चाहती हो ये पैसे कहाँ से आए? मगर पहले वादा करो, किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। वादा। नीरजा अपने दोनों बच्चों के सामने जादुई भुट्टा मशीन में जैसे ही एक भुट्टा डालती है, वो चमचमाते सोने के भुट्टे में ढलकर बाहर आता है। ये तो जादू हो गया। ये जादू ऐसे नहीं हुआ है। ये एक जादुई भुट्टा मशीन है, जिसमें से हमारे भुट्टे सोने के भुट्टों में बदलकर निकलते हैं। अब जादुई भुट्टा मशीन से नीरजा की गरीबी दूर हो जाती है, जिसे जल भुनकर धीनू कहता है, अरे ऐसा भी कौन सा जिन्न का जादू हाथ लगा है इस नीरजा के, जो हफ्ते भर के भीतर ही ये फटे हाल से मालामाल हो गई। पहले हवेली जैसा घर ठोक दिया, ऊंचे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया,
और तो और भुट्टे बेचने का धंधा भी छोड़ दिया। पता लगाना पड़ेगा। एक सवेरे बच्चों, मैं तुम्हारे बाबा को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा, इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस जादुई भुट्टा मशीन का भेद मत खोलना। निश्चित होकर जाओ माँ। उनके जाते ही लालची धीनू दीवार फांदकर भीतर घुस आता है। यही सही मौका है तहकीकात करने का। लाख छानबीन करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। जाने कहां है वो सोने का चिराग जिसके जादू से ये चीथड़ों में जीने वाले कल के गंगू तेली भिखारी राजा भोज का जीवन काट रहे हैं। क्या पता इन चंगू मंगू को कुछ पता हो, पूछकर देखता हूं। धीनू चिंटू के पास आकर उन्हें मिठाई का लालच देता है। अले ले 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 मेरा चिंटू, चाइनी की बर्फी खाएगा बेटा? धीनू बखूबी जानता था कि गुड़िया उसके चाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो भोले चिंटू को अपना शिकार बनाता है। शाबाश चिंटू बेटा, जल्दी से बता कि ये घर बार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मेरी माँ के पास एक जादुई मशीन है जिसमें भुट्टे डालने पर वो सोने के भुट्टे हो जाते हैं। जादुई भुट्टा मशीन के कारनामे को सुनकर धीनू के मन में अब घनघोर लालच समा जाता है और वो उस मशीन को अपने घर लाकर हाथ मलते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, जिसके बाद इस पूरे गांव पर मेरा ही दबदबा होगा। वो लालच में आकर एक साथ कई सारे भुट्टे जादुई मशीन में डाल देता है, मगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। अरे ये भुट्टे सोने के भुट्टे में क्यों नहीं बदल रहे? वो कई बार ऐसा करता है, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, जिससे तंग आकर वो उस जादुई भुट्टा मशीन को पटक देता है। अगर ये भुट्टा मशीन मुझे सोने के भुट्टे नहीं दे सकती तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो जादुई मशीन फिर जुड़ जाती है, जिसके भीतर से अनगिनत भुट्टे उस पे बरस पड़ते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे मोरी मैया, इन भुट्टों ने तो मुझको आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक चोटिल कर दिया। अरे रे 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 रे, बचाओ 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 बचाओ। तभी नीरजा पूरे गांव को लिए वहां हाजिर हो जाती है। सभी उसकी दुर्दशा देखकर हंस पड़ते हैं। कैसी पड़ी भुट्टो की मार? अरे पूछो मत। कोई चाहे कितना भी रोके धीनू, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। व्यापारी धीनू का लालच उस पर बुरी तरह भारी पड़ता है, जिससे उसे सबक मिल जाता है। अंत में जादुई भुट्टा मशीन वापस से नीरजा के पास आ जाती है, जिससे अब नीरजा गरीब लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाकर इंसानियत को कायम करती है।